एक बुजुर्ग पिता ने अपनी पूरी जिंदगी मेहनत करके एक घर बनाया, बच्चों को पढ़ाया लिखाया, उनकी जरूरतें पूरी की, उनकी शादी की और जब उम्र 70 साल के पार पहुंची तो उन्होंने सोचा, अब ये घर आखिर मेरे बच्चों का ही तो है। उन्होंने भरोसा किया और अपनी संपत्ति बेटे के नाम कर दी। लेकिन कुछ साल बाद वही बेटा बदल गया, बात करना कम कर दिया, खर्च देना बंद कर दिया। इलाज की जरूरत पड़ी तो मदद करने से पीछे हट गया और धीरे धीरे वह बुजुर्ग अपने ही घर में खुद को अकेला महसूस करने लगा। अब जरा खुद से पूछिए, अगर किसी बुजुर्ग ने अपनी संपत्ति बेटे या किसी रिश्तेदार के नाम कर दी और बदले में उससे देखभाल की उम्मीद थी, लेकिन बाद में वही व्यक्ति उसकी देखभाल नहीं करता, तो क्या बुजुर्ग अपनी संपत्ति वापस लेने की कोशिश कर सकता है? क्या कानून ऐसे बुजुर्ग की मदद करता है? और क्या केवल यह कह देना काफी है कि मैं बुजुर्ग हूं, इसलिए मेरी संपत्ति मुझे वापस मिलनी ही चाहिए? नहीं। यहीं से असली कानूनी बात शुरू होती है, क्योंकि बुजुर्गों के अधिकार जरूर है, लेकिन उन अधिकारों का इस्तेमाल किन परिस्थितियों में किया जा सकता है, यह समझना उतना ही जरूरी है। आज की पूरी कहानी इसी बात को बहुत आसान भाषा में समझने की कोशिश है। मान लीजिए, एक शहर में 72 साल के रमेश बाबू रहते हैं। उन्होंने अपनी जिंदगी की लगभग सारी कमाई एक घर बनाने में लगा दी थी। उनकी पत्नी भी उनके साथ रहती थी। दो बच्चे थे। बेटा शहर में नौकरी करता था और बेटी की शादी हो चुकी थी। रमेश बाबू को लगता था कि उनका बेटा ही उनके बुढ़ापे का सहारा बनेगा। एक दिन बेटे ने उनसे कहा, पिताजी, अब आपकी उम्र हो गई है, घर मेरे नाम कर दीजिए, मैं जिंदगी भर आपकी सेवा करूंगा। रमेश बाबू को बेटे पर भरोसा था। उन्होंने संपत्ति बेटे के नाम कर दी। दस्तावेज बने, पंजीकृत दस्तावेज भी था। रमेश बाबू को लगा कि अब उनका भविष्य सुरक्षित है। लेकिन समय के साथ परिस्थितियां बदलने लगीं। बेटा अलग रहने लगा। रमेश बाबू के इलाज का खर्च उन्हें खुद उठाना पड़ा। घर में तनाव बढ़ने लगा। और एक दिन रमेश बाबू ने खुद से पूछा, जिस संपत्ति के लिए मैंने पूरी जिंदगी मेहनत की, उसे मैंने अपने बेटे के नाम इसलिए किया था कि वह मेरा सहारा बने। अगर वही सहारा अब नहीं रहा, तो क्या मैं बिल्कुल असहाय हूं? यही सवाल भारत के कानून में बुजुर्गों की संपत्ति और उनके अधिकारों को समझने के लिए बहुत महत्वपूर्ण है। भारत में माता पिता और वरिष्ठ नागरिकों के भरण पोषण और कल्याण के लिए एक विशेष कानून बनाया गया है। इसका उद्देश्य केवल बुजुर्गों को पैसे दिलाना नहीं है। इसका उद्देश्य यह भी है कि बुजुर्ग व्यक्ति को आवश्यक भरण पोषण, देखभाल, सुरक्षा और सम्मान के साथ जीवन जीने का अवसर मिले। इस कानून में भरण पोषण के लिए अधिकरण की व्यवस्था है, अपील की व्यवस्था, चिकित्सा सहायता से जुड़े प्रावधान हैं और वरिष्ठ नागरिकों के जीवन तथा संपत्ति की सुरक्षा से संबंधित प्रावधान भी मौजूद हैं। यानी कानून की मूल भावनाएं हैं कि उम्र बढ़ जाने के कारण कोई बुजुर्ग अपने ही परिवार के सामने असहाय हो जाए। लेकिन अब सबसे महत्वपूर्ण सवाल पर आते हैं। अगर रमेश बाबू ने अपनी संपत्ति बेटे को दे दी है और बेटा उनकी देखभाल नहीं कर रहा, तो क्या संपत्ति वापस मिल सकती है? यहीं वरिष्ठ नागरिकों के भरण पोषण और कल्याण से संबंधित कानून की धारा 23 महत्वपूर्ण हो जाती है। इस प्रावधान में ऐसी परिस्थिति की बात की गई है जब कोई वरिष्ठ नागरिक अपनी संपत्ति उपहार या किसी दूसरे तरीके से किसी व्यक्ति को इस शर्त के साथ हस्तांतरित करता है कि वह व्यक्ति वरिष्ठ नागरिक को आवश्यक सुविधाएं और उसकी मूल शारीरिक जरूरतें पूरी करेगा। अगर संपत्ति पाने वाला व्यक्ति बाद में उस जिम्मेदारी को निभाने से इनकार करता है या उसे निभाने में असफल रहता है, तो कानून के तहत कुछ परिस्थितियों में उस संपत्ति के हस्तांतरण को शून्य घोषित करने की मांग की जा सकती है। लेकिन यहां एक बहुत जरूरी बात समझिए। सिर्फ यह कह देना कि मैंने बेटे को संपत्ति दी थी और अब बेटा मेरे साथ अच्छा व्यवहार नहीं करता, इतना कहना हर मामले में अपने आप संपत्ति वापस दिलाने के लिए पर्याप्त नहीं होता। यही वह जगह है जहां बहुत से बुजुर्ग गलती कर बैठते हैं। कानून में परिस्थितियां देखी जाती हैं, दस्तावेज देखे जाते हैं, संपत्ति किस आधार पर दी गई थी, यह देखा जाता है। देखभाल की जिम्मेदारी वास्तव में जुड़ी थी या नहीं, यह देखा जाता है। और उस जिम्मेदारी को निभाया गया या नहीं, यह भी महत्वपूर्ण हो सकता है। इसी संदर्भ में सर्वोच्च न्यायालय का उर्मिला दीक्षित बनाम सुनील शरण दीक्षित और अन्य का फैसला महत्वपूर्ण माना जाता है। 2 जनवरी 2025 को दिए गए इस फैसले में मामला एक मां और उसके बेटे के बीच संपत्ति के हस्तांतरण से जुड़ा था। मां ने अपनी संपत्ति बेटे के नाम उपहार विलेख के माध्यम से कर दी थी।
मामले में ऐसे दस्तावेज भी मौजूद थे जिनमें बेटे की और से मां की देखभाल और उसके शांतिपूर्ण जीवन की व्यवस्था से जुड़ी जिम्मेदारियों का उल्लेख था। बाद में मां ने आरोप लगाया कि वह जिम्मेदारी पूरी नहीं की गई और परिस्थितियां खराब। मामला पहले अधिकरण के सामने गया, फिर उच्च न्यायालय और उसके बाद सर्वोच्च न्यायालय तक पहुंचा। सर्वोच्च न्यायालय ने मामले को केवल संपत्ति के साधारण विवाद की तरह नहीं देखा। अदालत ने इस कानून के कल्याणकारी उद्देश्य पर भी ध्यान दिया और उस व्याख्या को स्वीकार नहीं किया जिससे कानून का मूल उद्देश्य ही कमजोर हो जाए। अदालत ने संपत्ति के हस्तांतरण को रद्द करने और कब्जा वापस दिलाने से संबंधित आदेश को बहाल कर दिया। अब इसे रमेश बाबू की कहानी में वापस समझिए। अगर रमेश बाबू ने संपत्ति बेटे को इस समझ या शर्त के साथ दी थी कि कि बेटा उनकी मूल जरूरतों और देखभाल की जिम्मेदारी निभाएगा और बाद में वह जिम्मेदारी पूरी नहीं होती, तो उनके लिए कानून के तहत राहत का रास्ता मौजूद हो सकता है। लेकिन यहां एक शब्द बहुत महत्वपूर्ण है, हो सकता है, क्योंकि हर मामला एक जैसा नहीं होता। हर उपहार विलेख एक जैसा नहीं होता। हर पारिवारिक विवाद एक जैसा नहीं होता और हर संपत्ति हस्तांतरण अपने आप रद्द नहीं हो जाता। अब एक और बहुत महत्वपूर्ण सवाल उठता है, क्या संपत्ति के दस्तावेज में देखभाल की शर्त लिखी होना जरूरी है? इस सवाल को समझने के लिए सर्वोच्च न्यायालय के सुदेश चिकारा बनाम रामती देवी के फैसले का सिद्धांत महत्वपूर्ण है। इस मामले में अदालत ने स्पष्ट किया था कि संबंधित प्रावधान लागू करने के लिए यह स्थापित करना जरूरी है कि संपत्ति का हस्तांतरण इस शर्त के अधीन हुआ था कि संपत्ति पाने वाला व्यक्ति वरिष्ठ नागरिक की मूल सुविधाएं और शारीरिक जरूरतें पूरी करेगा और बाद में उसने उस जिम्मेदारी को निभाने से इनकार किया या वह उसे निभाने में असफल रहा। इसका सीधा मतलब समझिए। हर उपहार का मतलब यह नहीं है कि संपत्ति पाने वाला व्यक्ति अपने आप वरिष्ठ नागरिक की देखभाल के लिए इस कानून के हतबाती हो गया। कई बार माता पिता प्रेम और विश्वास में संपत्ति दे देते हैं। कई बार कोई लिखित शर्त नहीं होती और कई बार बुजुर्ग यह सोचकर दस्तावेज पर हस्ताक्षर कर देते हैं कि आखिर सामने वाला अपना ही बच्चा है। लेकिन कानून की नजर से भावनाओं और कानूनी शर्तों के बीच अंतर हो सकता है। इसलिए संपत्ति देते समय केवल भरोसे पर निर्भर रहने के बजाय अपनी वास्तविक इच्छा और देखभाल से जुड़ी व्यवस्था को दस्तावेजों में स्पष्ट करना बहुत महत्वपूर्ण हो सकता है। अब जरा रमेश बाबू की कहानी को दूसरी परिस्थिति में देखते हैं। मान लीजिए रमेश बाबू ने संपत्ति अपने नाम ही रखी, लेकिन उनका बेटा उसी संपत्ति में रहने लगा। धीरे धीरे बेटे का व्यवहार बदल गया, घर में तनाव बढ़ने लगा। रमेश बाबू और उनकी पत्नी को अपनी ही संपत्ति में शांति से रहने में परेशानी होने लगी। रमेश बाबू ने कहा, यह घर हमारा है, हम अपनी जिंदगी के बचे हुए साल शांति से जीना चाहते हैं। लेकिन बेटा घर छोड़ने को तैयार नहीं था। अब सवाल उठता है, क्या वरिष्ठ नागरिकों से संबंधित कानून के तहत बुजुर्ग व्यक्ति अपने घर की सुरक्षा के लिए कोई कदम उठा सकता है? इसी संदर्भ में कमलकांत मिश्रा बनाम अतिरिक्त कलेक्टर और अन्य का मामला महत्वपूर्ण है। 12 सितंबर 2025 के इस मामले में लगभग 80 वर्ष के एक वरिष्ठ नागरिक और उनकी 78 वर्ष की पत्नी की संपत्तियों पर उनके बेटे कब्जे से जुड़ा विवाद सामने आया था। बुजुर्ग दंपति को अपनी संपत्तियों में रहने में परेशानी का सामना करना पड़ रहा था। अधिकरण ने बेटे को संपत्ति खाली करने और बुजुर्गों को प्रति माह 3,000 रुपये भरण पोषण देने का आदेश दिया। उच्च न्यायालय ने उस आदेश में हस्तक्षेप किया। मामला सर्वोच्च न्यायालय पहुंचा। सर्वोच्च न्यायालय ने उच्च न्यायालय के फैसले को अलग कर दिया और वरिष्ठ नागरिकों से संबंधित कानून को कल्याणकारी कानून बताते हुए यह स्पष्ट किया कि परिस्थितियों के अनुसार अधिकरण वरिष्ठ नागरिक की सुरक्षा के लिए बच्चे या रिश्तेदार को संपत्ति से हटाने का आदेश दे सकता है जब भरण पोषण से जुड़ी जिम्मेदारी का उल्लंघन हुआ हो। इसका संदेश बहुत महत्वपूर्ण है। किसी बुजुर्ग को उसकी अपनी संपत्ति में इस तरह असहाय नहीं छोड़ा जा सकता कि वह अपने ही घर में सम्मान के साथ न रह सके। लेकिन इसका मतलब यह बिल्कुल नहीं है कि वरिष्ठ नागरिक होते ही किसी भी व्यक्ति को बिना प्रक्रिया के घर से बाहर कराया जा सकता है। यही अंतर समझना बहुत जरूरी है। कानून कोई ऐसा सीधा नियम नहीं देता कि मैं वरिष्ठ नागरिक हूं, इसलिए मैं घर में रहने वाले किसी भी व्यक्ति को तुरंत बाहर निकाल सकता हूं। हर मामले में परिस्थितियां अलग होंगी। संपत्ति का स्वामित्व क्या है, भरण पोषण की जरूरत क्या है, रहने की वास्तविक स्थिति क्या है, पारिवारिक संबंध किस प्रकार के हैं, कौन से दस्तावेज मौजूद हैं और संबंधित राज्य के नियम क्या कहते हैं। इन सभी बातों का महत्व हो सकता है।
इसलिए किसी वीडियो की एक पंक्ति या किसी समाचार की एक खबर देखकर यह निष्कर्ष निकालना सही नहीं होगा कि अब हर बुजुर्ग किसी भी व्यक्ति को अपनी संपत्ति से तुरंत बाहर कर सकता है। अब वापस रमेश बाबू की पहली परिस्थिति पर आते हैं। मान लीजिए बेटा उनसे कहता है, पिताजी, आप मुझ पर भरोसा नहीं करते क्या? और रमेश बाबू भावुक होकर बिना पूरी जानकारी लिए अपनी संपत्ति बेटे के नाम कर देते हैं। यही बहुत बड़ी गलती हो सकती है, क्योंकि संपत्ति का हस्तांतरण केवल भावनाओं का फैसला नहीं है। यह जिंदगी की सबसे बड़ी आर्थिक संपत्ति से जुड़ा निर्णय हो सकता है। इसलिए किसी बुजुर्ग व्यक्ति को संपत्ति हस्तांतरित करने से पहले खुद से कुछ सवाल जरूर पूछने चाहिए। मैं क्या हस्तांतरित कर रहा हूं? किसके नाम कर रहा हूं? किस आधार पर कर रहा हूं? क्या मैं इस संपत्ति में जीवन भर रहूंगा? मेरे रहने का अधिकार किस तरह सुरक्षित रहेगा? मेरे इलाज और रोजमर्रा की जरूरतों का खर्च कौन उठाएगा? अगर सामने वाला व्यक्ति अपनी जिम्मेदारी पूरी नहीं करता, तो मेरे पास क्या कानूनी रास्ता होगा? और सबसे महत्वपूर्ण, क्या मेरी इच्छा दस्तावेज में सही तरीके से दर्ज है? इन सवालों के जवाब पहले समझ लेना बहुत जरूरी है। एक और बात ध्यान देने वाली है। माता पिता की जिम्मेदारी को केवल बेटे तक सीमित करके देखना भी हर स्थिति में सही कानूनी निष्कर्ष नहीं है। सर्वोच्च न्यायालय ने अपने वर्ष 2025 के फैसले में पहले के निर्णयों का उल्लेख करते हुए यह बात सामने रखी कि जब माता पिता स्वयं अपना भरण पोषण करने में सक्षम नहीं होते, तब बेटे और बेटियों दोनों के संबंध में भरण पोषण की जिम्मेदारी का सिद्धांत लागू हो सकता है। इसलिए यह सोच कि बेटी की शादी हो गई, अब उसकी कोई जिम्मेदारी नहीं, या सिर्फ बेटा ही जिम्मेदार है, हर परिस्थिति में सही नहीं मानी जा सकती। वास्तविक कानूनी स्थिति मामले के तथ्यों और लागू कानून पर निर्भर करेगी। अब सवाल यह है कि अगर कोई बुजुर्ग आर्थिक रूप से कमजोर है और बच्चे या रिश्तेदार उसकी मदद नहीं कर रहे हैं, तो उसे प्रैक्टिकली क्या समझना चाहिए? सबसे पहले अपनी स्थिति को स्पष्ट करना चाहिए। क्या उसे भोजन, दवा, इलाज, रहने या दूसरी मूल जरूरतों के लिए सहायता की जरूरत है? क्या बच्चे या रिश्तेदार सहायता करने से इनकार कर रहे हैं? क्या संपत्ति किसी के नाम पहले ही हस्तांतरित हो चुकी है? अगर हुई है, तो किस तरीके से हुई है? क्या उस हस्तांतरण के साथ देखभाल की कोई शर्त थी? क्या कोई लिखित वचन, समझौता, उपहार विलेख, शपथ पत्र या दूसरा दस्तावेज मौजूद है? इन सवालों के जवाब बहुत महत्वपूर्ण हो सकते हैं, क्योंकि कानूनी मामले में केवल भावनात्मक कहानी काफी नहीं होती। दस्तावेज भी महत्वपूर्ण होते हैं, परिस्थितियों का प्रमाण भी महत्वपूर्ण होता है, और यह दिखाना भी जरूरी हो सकता है कि वास्तव में क्या हुआ था। इसीलिए बुजुर्गों को अपने महत्वपूर्ण दस्तावेजों की प्रतियां सुरक्षित रखनी चाहिए, जैसे संपत्ति की बिक्री का विलेख, उपहार विलेख, वसीयत, दूसरे संपत्ति दस्तावेज, बैंक से जुड़े रिकॉर्ड, पेंशन से जुड़े कागज, इलाज के बिल, भरण पोषण से संबंधित दस्तावेज और किसी भी लिखित वचन या समझौते की प्रतियां। अगर परिवार की ओर से किसी खर्च का भुगतान किया गया है या किसी जिम्मेदारी को निभाने से इनकार किया गया है, तो उससे जुड़े उपलब्ध रिकॉर्ड भी सुरक्षित रखना उपयोगी हो सकता है। और एक बहुत महत्वपूर्ण बात, मूल दस्तावेज किसी के दबाव में आकर बिना समझे किसी को नहीं सौंपने चाहिए। अब मान लीजिए कि बेटे के नाम संपत्ति पहले ही हो चुकी है। क्या इसका मतलब यह है कि बुजुर्ग के पास अब कोई रास्ता नहीं बचा? जरूरी नहीं। लेकिन यहां भी मामला पूरी तरह दस्तावेज और परिस्थितियों पर निर्भर करेगा। संपत्ति किस प्रकार हस्तांतरित हुई थी, कब हुई थी, किस दस्तावेज के माध्यम से हुई थी, क्या उसके साथ देखभाल की कोई शर्त जुड़ी थी, क्या उस जिम्मेदारी का उल्लंघन हुआ? इन सभी सवालों के जवाब महत्वपूर्ण हो सकते हैं। विशेष रूप से धारा 23 से जुड़े मामलों में यह समझना महत्वपूर्ण है कि संपत्ति हस्तांतरण के साथ भरण पोषण और देखभाल की शर्त किस प्रकार जुड़ी थी और उसके उल्लंघन को किस तरह स्थापित किया जा सकता है। इसीलिए अगर किसी बुजुर्ग की संपत्ति पहले ही किसी बच्चे या रिश्तेदार के नाम हो चुकी है, तो केवल यह मानकर चुप नहीं बैठना चाहिए कि अब कुछ नहीं हो सकता। अपने दस्तावेज लेकर उचित उचित कानूनी सलाह लेना और संबंधित वरिष्ठ नागरिक अधिकरण की प्रक्रिया को समझना ज्यादा उचित कदम हो सकता है। अब एक और परिस्थिति समझिए। मान लीजिए घर रमेश बाबू के नाम है और बेटा उसी घर में रह रहा है। रमेश बाबू कहते हैं, मैं अपने घर में शांतिपूर्वक रहना चाहता हूं, लेकिन बेटा घर छोड़ने को तैयार नहीं है।
ऐसे मामलों में वरिष्ठ नागरिकों से संबंधित कानून के तहत अधिकरण की भूमिका और संबंधित राज्य के नियम महत्वपूर्ण हो सकते हैं। कमलकांत मिश्रा मामले में सर्वोच्च न्यायालय ने इसी बात पर जोर दिया कि भरण पोषण से जुड़ी जिम्मेदारी के उल्लंघन की स्थिति में परिस्थितियों के अनुसार वरिष्ठ नागरिक की सुरक्षा के लिए बच्चे या रिश्तेदार को संपत्ति से हटाने का आदेश दिया जा सकता है। लेकिन फिर वही बात, यह अपने आप होने वाली कार्रवाई नहीं है। मामले की वास्तविक परिस्थितियां देखी जाएंगी और कानूनी प्रक्रिया का पालन किया जाएगा। अब सोचिए, रमेश बाबू की कहानी में सबसे बड़ी समस्या क्या थी? शायद यह नहीं कि उनका बेटा बदल गया। सबसे बड़ी समस्या यह थी कि रमेश बाबू लंबे समय तक चुप रहे। वह सोचते रहे, लोग क्या कहेंगे? आखिर बेटा ही तो है। अगर कानूनी कार्रवाई की तो परिवार की बदनामी होगी। शायद कल सब ठीक हो जाएगा। लेकिन कई बार समय बीतने के साथ समस्या छोटी होने के बजाय और बड़ी हो जाती है। इसलिए अगर किसी बुजुर्ग के साथ वास्तव में ऐसी स्थिति बन रही है, तो कम से कम अपने महत्वपूर्ण दस्तावेज सुरक्षित रखना, घटनाओं का उपलब्ध रिकॉर्ड संभालना और समय रहते उचित कानूनी सलाह लेना समझदारी हो सकती है। यहाँ एक बात और समझनी जरूरी है। वरिष्ठ नागरिकों से संबंधित कानून केवल संपत्ति वापस दिलाने के लिए नहीं बनाया गया। इसका व्यापक उद्देश्य बुजुर्गों को भरण पोषण, सुरक्षा, देखभाल और सम्मान के साथ जीवन जीने में सहायता देना है। सर्वोच्च न्यायालय ने भी अपने फैसलों में इस कानून के कल्याणकारी स्वरूप पर जोर दिया है। यानी असली उद्देश्य परिवारों को लड़ाना नहीं है। असली उद्देश्य बुजुर्ग को उसके जीवन के अंतिम वर्षों में ऐसा महसूस हो कि अब उसके पास कोई सहारा नहीं है। लेकिन इस पूरी चर्चा से बुजुर्गों के लिए एक बहुत बड़ी सीख निकलती है। अपनी जिंदगी की सबसे बड़ी संपत्ति के भरोसे और किसी के नाम कर देना हमेशा समझदारी नहीं हो सकती। अगर आप संपत्ति हस्तांतरित करना चाहते हैं, तो पहले यह समझिए कि आप किस प्रकार का दस्तावेज बना रहे हैं। क्या यह उपहार है? क्या यह वसीयत है? क्या यह समझौता है? क्या यह बिक्री है? क्या यह मुख्तारनामा है? इन सभी दस्तावेजों का कानूनी प्रभाव अलग हो सकता है। और अगर आपकी स्पष्ट इच्छा यह है कि संपत्ति पाने वाला व्यक्ति आपके बुढ़ापे में आपकी देखभाल करे, आपके इलाज और मूल जरूरतों में सहायता करे और आपको सम्मानपूर्वक रहने दे, तो उस व्यवस्था को उचित तरीके से दस्तावेज में दर्ज करना बहुत महत्वपूर्ण हो सकता है। अब एक बार फिर रमेश बाबू के पास चलते हैं। उन्होंने अपनी पुरानी फाइल निकाली, संपत्ति से जुड़े दस्तावेज देखे, उपहार विले देखा, दूसरे कागज देखे। उन्होंने यह समझने की कोशिश की कि संपत्ति किस परिस्थिति में बेटे के नाम की गई थी और उसमें बेटे की जिम्मेदारी से जुड़ी क्या बातें दर्ज थीं। उन्होंने अपने इलाज के कागज और खर्चों से जुड़े रिकॉर्ड भी संभाले। अब उन्हें एक बात समझ में आ गई थी, कानून का सहारा लेना हमेशा परिवार से लड़ाई करना नहीं होता। कई बार कानून का सहारा लेने का मतलब केवल इतना होता है कि एक बुजुर्ग व्यक्ति अपने जीवन के बचे हुए वह सम्मान और सुरक्षा के साथ जीना चाहता है। और यही इस पूरी कहानी की सबसे बड़ी सीख है। अगर आप वरिष्ठ नागरिक हैं, तो अपनी संपत्ति किसी के नाम करने में जल्दबाजी मत कीजिए। अगर संपत्ति इस शर्त या समझ के साथ हस्तांतरित की जा रही है कि सामने वाला आपकी देखभाल करेगा, तो उस व्यवस्था को दस्तावेज में स्पष्ट करना महत्वपूर्ण हो सकता है। अगर सामने वाला व्यक्ति आपकी मूल जरूरतें और भरण पोषण पूरा नहीं करता, तो वरिष्ठ नागरिकों से संबंधित कानून के तहत उपलब्ध उपायों को समझना चाहिए। लेकिन साथ ही यह भी याद रखिए, हर संपत्ति हस्तांतरण वापस नहीं होता। धारा 23 की अपनी आवश्यक शर्तें हैं। दस्तावेज महत्वपूर्ण है, तथ्य महत्वपूर्ण है और प्रमाण भी महत्वपूर्ण है। कुछ परिस्थितियों में वरिष्ठ नागरिक की सुरक्षा के लिए बच्चे या रिश्तेदार को संपत्ति से हटाने का आदेश दिया जा सकता है, जैसा कि कमलकांत मिश्रा मामले में सर्वोच्च न्यायालय ने स्पष्ट किया। लेकिन इसका अर्थ यह नहीं है कि हर विवाद में बिना जांच के किसी को घर से बाहर कर दिया जाएगा। कानून अधिकार देता है, लेकिन उन अधिकारों के इस्तेमाल के लिए सही प्रक्रिया और सही तथ्य जरूरी होते हैं। इसलिए किसी वीडियो को देखकर अपनी संपत्ति का दस्तावेज रद्द करने, किसी को घर से निकालने या कोई दूसरा कानूनी कदम उठाने का फैसला अकेले न करें। आपके मामले के तथ्य अलग हो सकते हैं, आपके दस्तावेज अलग हो सकते हैं और आपके राज्य में लागू प्रक्रिया भी अलग हो सकती है। अब आखिर में एक बात हर बुजुर्ग व्यक्ति को अपने दिल में रखनी चाहिए। जिस बच्चे को आपने बचपन में उंगली पकड़कर चलना सिखाया, जिसके लिए आपने अपनी जरूरतें रोककर उसकी जरूरतें पूरी की, जिसके भविष्य के लिए आपने अपना आज कुर्बान किया, उससे प्यार करना आपकी कमजोरी नहीं है।
लेकिन प्यार और कानूनी सुरक्षा को अलग-अलग समझना बहुत जरूरी है। बुढ़ापे में किसी के सामने अपनी मूल जरूरतों के लिए हाथ फैलाने की नौबत ना आए, इसके लिए सबसे जरूरी है अपने दस्तावेज समझना, अपनी संपत्ति के बारे में जागरूक रहना, अपने अधिकारों को जानना और जरूरत पड़ने पर समय रहते उचित कानूनी कदम उठाना। सर्वोच्च न्यायालय के इन महत्वपूर्ण फैसलों से ये बात समझने में मदद मिलती है कि बुजुर्गों की सुरक्षा केवल परिवार की कृपा पर निर्भर नहीं है। कानून भी उनकी गरिमा, सुरक्षा और कल्याण की रक्षा के लिए मौजूद है। लेकिन एक बात हमेशा याद रखिए, कानून कोई जादू की छड़ी नहीं है। हर मामले में दस्तावेज, तथ्य, प्रमाण और सही कानूनी प्रक्रिया का महत्व रहेगा। इसलिए अगर आपके घर में कोई बुजुर्ग व्यक्ति है, अगर उन्होंने अपनी संपत्ति किसी बच्चे या रिश्तेदार के नाम कर दी है, या उन्हें अपने ही घर में रहने, इलाज कराने या अपनी मूल जरूरतें पूरी करने में परेशानी हो रही है, तो इस जानकारी को केवल अपने तक मत रखिए। हो सकता है आपके परिवार का कोई बुजुर्ग आज इसी समस्या से गुजर रहा हो, और शायद उसे किसी बड़ी मदद की नहीं, सिर्फ अपने अधिकारों की सही जानकारी की जरूरत हो। अगर आपको ऐसी ही सरल और जिम्मेदार कानूनी जानकारी चाहिए, तो विधि व्यू से जुड़े रहिए, क्योंकि सही समय पर मिली सही कानूनी जानकारी कई बार इंसान को अपनी सबसे बड़ी परेशानी से बाहर निकलने का रास्ता दिखा सकती है।